चेक, हाँ रिकॉर्डिंग में, ठीक है। सो अपन लोग अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। सो अपन लोग एक छोटा सा ब्रीफ समरी देखते हैं कि अभी अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सो स्टार्ट जब अपन लोग करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद अनरियलाइज रेंट माइनस होगा यदि क्वेश्चन में मेंशन है तो। म्यूनिसिपैलिटी टैक्स अपन लोग पढ़ चुके हैं कि म्यूनिसिपैलिटी टैक्स तभी माइनस होता है जब क्वेश्चन में ओनर ने पे किया हो तो म्यूनिसिपैलिटी टैक्स आता है। उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपैलिटी टैक्स माइनस होगा तो नेट एनुअल वैल्यू आएगा। नेट एनुअल वैल्यू में से फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कैलकुलेट होगा एनएवी का। सो जब एनएवी पॉजिटिव होगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कैलकुलेट होगा। 30% एनईवी माइनस करने के बाद हम एक और इंटरेस्ट माइनस करते हैं और उस इंटरेस्ट का नाम होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन ये वो लोन है जो हमने हमारे घर के ले लिया है, ठीक है, ये भी माइनस होगा। फाइनली जाकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। हालांकि ये जो फॉर्मेट आपके सर ने दिया है ये यहाँ पर आके खत्म नहीं होता है। इसके बाद एक पॉइंट और आएगा जो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, उसको अरियर ऑफ रेंट बोलते हैं। कभी कभी पुराना जो रेंट होता है यस वो सर, हमको वो पढ़ाया है। पढ़ाया है पर इसमें एरियर्स। अरियर ऑफ रेंट बोला जाता है। तो अरियर रेंट भी हमको रिकवर हो जाता है। जब अरियर रेंट हमको रियलाइज होगा तो फिर हम उसको भी इसके अंदर ऐड करते हैं, वो लास्ट में ऐड होता है। तो जब क्वेश्चन में अपने को दिखेगा तो अपन उसका कैलकुलेशन समझ लेंगे। ओके, सो व्हाट अपने को जो अभी रूल पढ़ना है वो रूल कौन सा है, अब रूल बाकी है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉर्मली अपन लोग कहाँ से पढ़े इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके लिए एक काम करते हैं अपन लोग, इसमें जाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन में। सो ठीक है, मेरे को आपको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, इसका पैराग्राफ ठीक समझ में नहीं आएगा। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन का अब आप समझिए। जब अपन लोग इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन, नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन में पॉइंट नंबर 1, पहला ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कौन से ईयर का है, मैटर करता है ईयर कौन सा है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा होम लोन होना चाहिए, इट शुड बी होम लोन, ठीक है। इट शुड नॉट बी एनी अदर लोन, और कोई लोन नहीं होगा। लोन सिर्फ होम लोन होना चाहिए। होम लोन में भी आपने होम लोन के लिए हमने होम लोन लिया और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर, तो जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो मैटर ये करता है कि आपने इंटरेस्ट कौन से ईयर में पे करा, ठीक है। सो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कौन से ईयर से रिलेटेड है। सो इसके अंदर एक आता है पॉइंट नंबर 1, हमारा जो इंटरेस्ट है जो हमने पे करा है या जो पे करना बाकी है वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब 2022 और 2023 में आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है उस घर के ऊपर। इज दैट क्लियर? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपके ऊपर जो लोन आउटस्टैंडिंग है उस आउटस्टैंडिंग लोन पर कितना इंटरेस्ट देना बाकी है या कितना इंटरेस्ट आपने पे किया। तो पे करना चाहे वो पेड हो, चाहे वो पेड हो, इंटरेस्ट या तो आपका पेड हो या इंटरेस्ट आपका ड्यू हो, कोई मैटर नहीं करता है। पेड और अनपेड दोनों मैटर नहीं करते हैं, बट इंटरेस्ट होना जरूरी है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपका कितना इंटरेस्ट पेड है या अनपेड है वो अपन लोग देखेंगे। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर यह है कि दूसरी कंडीशन है प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मतलब ये वो वाला इंटरेस्ट है जब हमारा घर बन रहा है, मतलब इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, इट द वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड द हाउस इज नॉट कंप्लीटेड येट। हमने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद जो लोन लेने का अमाउंट है उसको हमने घर में यूटिलाइज किया,
और अभी हमारा घर ऑनगोइंग कंडीशन में है। तो जब आपका घर बन रहा होता है, व्हेन द हाउस इज अंडर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, दैट पर्टिकुलर पीरियड ड्यूरिंग द हाउस इज अंडर द कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपने अपने घर के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करा या कितना इंटरेस्ट आपने बैंक को पे कर चुके हो, उसको हम लोग बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इज दैट क्लियर? स्नेहा, इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर क्लियर। ठीक है। नाउ अब अपन लोग बात कर रहे हैं सबसे पहला कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में क्या कंडीशंस है। तो कंडीशन नंबर 1 कि ये जो इंटरेस्ट है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का, वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कौन सी प्रॉपर्टी पर है, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। वो एलओपी पर है या वो जो इंटरेस्ट है वो एसओपी पर है। वो एलओपी पर है या वो एसओपी पर है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो यदि हमारी प्रॉपर्टी जिस पर हमने इंटरेस्ट बैंक में पे करा, वो प्रॉपर्टी हमने किराए के लिए दे रखी है और उससे हमको रेंट मिलता है, तो जब आपको रेंट मिल रहा है तो आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे, और वो वाली प्रॉपर्टी है जो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, सो ऑन दी लेट आउट प्रॉपर्टी 100% डिडक्शन इज अलाउड। 100% डिडक्शन इज अलाउड। 100% इंटरेस्ट डिडक्शन इज अलाउड। इज दैट क्लियर? 100% का इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए अलाउड है, पर वो वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो लेट आउट प्रॉपर्टी हो, और लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपने होम लोन लिया और होम लोन पर आपने इंटरेस्ट पे करा। इज दैट क्लियर स्नेहा? यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर, हाँ हाँ, नहीं सर, क्लियर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है बी पॉइंट। प्रॉपर्टी यदि लेट आउट नहीं है तो प्रॉपर्टी क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड है? यस, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है। हम घर के ऊपर जो लोन ले रहे हैं, वो घर के ऊपर जो लोन है वो घर के ऊपर जो लोन है वो हम दोनों टाइप के घर के लिए ऊपर ले सकते हैं, या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे भी ले सकते हैं या वो लेट आउट प्रॉपर्टी पे भी ले सकते हैं। सो अभी तो अपन ने ये एज्यूम कर लिया कि प्रॉपर्टी लेट आउट थी, सो 100% डिडक्शन इज अलाउड ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। नाउ यदि स्टैंडर्ड सॉरी सेल्फ ऑक्यूपाइड यदि प्रॉपर्टी है, तो फिर इसके अंदर कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि या तो आप ओनर मतलब असेसी को मैक्सिमम 2 लाख रुपीस की डिडक्शन दोगे, या मैक्सिमम उसको आप डिडक्शन 30,000 रुपीस की दोगे। दोनों में ही मैक्सिमम अमाउंट का मैं लिख रहा हूं, मैक्सिमम या तो 2 लाख रुपए की डिडक्शन दोगे, या मैक्सिमम आप उसको 30,000 रुपए की डिडक्शन दोगे। मैक्सिमम 2 लाख का मतलब ये है, और इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लोअर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब आपका इंटरेस्ट मान लीजिए कि 2,34,000 है, चाहे वो पेड हो या वो अनपेड हो, या तो पेड हो या अनपेड हो, आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 2,34,000 आया, ऐसा अपन ने अज्यूम कर लिया। बट ये इंटरेस्ट और मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख, दोनों में से कम कौन सा है? विच एवर इज लोअर। WEL का मतलब है विच एवर इज लोअर। सो आप इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी दोगे? 2 लाख रुपए की। सिमिलरली यदि मैं बोलूं कि भाई कंडीशन, जो कंडीशन ऊपर लिखी है वही कंडीशन मैंने नीचे भी लिख दी, और अमाउंट मान लीजिए 34,000, तो मैक्सिमम डिडक्शन आप कितनी दोगे? मैक्सिमम डिडक्शन आप 30,000 रुपीस की दोगे। पर आप देखोगे कि दोनों दोनों ही केस में, चाहे वो 2 लाख रुपए हो या वो 30,000 रुपीज हो, दोनों ही केस में वर्ड क्या जुड़ा हुआ है? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 लाख, और नीचे वाला भी ये बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 30,000। अब ज्यादा से ज्यादा 30,000 की कंडीशन कब अप्लाई होगी और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की कंडीशन कब अप्लाई होगी, उसके लिए हमको कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यदि असेसी ने यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है, तो उसको 2 लाख रुपए की कंडीशन, 2 लाख रुपए की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। नहीं तो यदि ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन यदि उसकी सेटिस्फाइड नहीं है,
तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 रुपीज की मिलेगी। मतलब वो नीचे वाली कंडीशन में एलिजिबल होगा, ऊपर वाली कंडीशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। क्या मेरा उसके पॉइंट? लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। Yes, to get the maximum deduction of rupees 2 lakh, 2 you should लाख have you हाँ 2 लाख के डिडक्शन के लिए 3 कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी हाँ पड़ेगी जो आप बताओगे। यस यस यस। तो यदि तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर आप इसमें 30,000 रुपए की डिडक्शन दोगे, फिर 2 लाख की डिडक्शन के लिए नहीं दोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। सो कंडीशन नंबर 1, द लोन डेट। पहला आपको देखना है लोन की डेट क्या है। ठीक है, लोन की डेट ऑन और आफ्टर 1/4/2099 ऑन और आफ्टर 1999 में के बाद या उसी डेट को आपने लोन लिया हो, 2001 में लिया हो, 2002 में लिया हो, 1999 के बाद में अप्रैल के बाद लिया हो, फिर आपने कभी भी मतलब 1999 के बाद का आपका लोन की डेट होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 कि जो लोन लिया है, लोन लेने का पर्पस क्या था। तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि लोन लेने का पर्पस घर के लिए तो लोन लिया है, पर घर के लिए जब अपन लोग लोन लेते हैं तो उसके भी पर्पसेस होते हैं। पर्पसेस में आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए वो परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस के लिए ही आपने लोन लिया हो। कौन सा घर बोल रहा हूँ, या तो परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इस पर्पस के लिए ही आपने लोन लिया हो। पहला हमने देखा लोन की डेट, दूसरा लोन लेने का पर्पस क्या है। लोन लेने का पर्पस परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरा, थर्ड आपको क्या देखना है, तो थर्ड आपको देखना है कंस्ट्रक्शन पीरियड, कि जब आपका घर बन रहा था, आप क्योंकि आपने घर को बनाने के लिए लोन लिया, सो डेफिनेटली घर जब बनेगा तो उसके लिए टाइम लगेगा। सो घर लेने का जो पीरियड है, घर बनाने का जो पीरियड है, वो पीरियड मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स, मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के अंदर आपका घर बनकर कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या एक कंडीशन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सपोज करिए कि आपने लोन लिया 2016 में, ठीक है। अब लोन कब लिया, अप्रैल 2016 में। तो अप्रैल 2016 से लेकर 2017 मार्च 2017, तो 16-17 के साल को छोड़कर 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, इन 5 साल में घर बनकर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ लोन। आपको लोन वाले ईयर को छोड़कर आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको घर बनाकर कंप्लीट करना होगा। यदि घर बनकर कंप्लीट नहीं होता है 5 साल के अंदर, तो फिर आप नीचे वाली कंडीशन पे चले जाओगे। अब 30,000 की कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये तब अप्लाई होगी जब ऊपर की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा रिपेयर और रिनोवेशन। रिपेयर और रिनोवेशन का मतलब क्या होता है कि भाई, सॉरी मैंने डेट सीरियल ऑर्डर में नहीं लिखा इसको। सो लोन लेने की जो डेट है, लोन डेट बिफोर, लोन डेट होगी बिफोर 1/4/1999। सेकंड पर्पस, सेकंड क्या देखना है, सेकंड अपने को पर्पस देखना है। सो अगेन अपन पर्पस ये देखेंगे कि घर जो बन रहा था उसका पर्पस क्या था, तो अपन ने रिपेयर और रिनोवेशन के लिए लोन लिया, ठीक है। और थर्ड केस कि जब लोन ले रहे थे तो लोन लेने के अंदर जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो मोर देन 5 इयर्स था। कंस्ट्रक्शन पीरियड यदि मोर देन 5 इयर्स है, सो अपन समझ लेंगे कि कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। स्नेहा, इज दैट क्लियर? यस सर, मतलब दोनों में ये सब चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही वो लगेगा, मान लीजिए डिडक्शन वो होगा।
मान लीजिए स्टार्टिंग की सेकंड और थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो कंडीशन जो मैंने हाईलाइट, अब मान यस लीजिए सर। कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फर्स्ट वाली, तो फिर अपन नीचे आ जाएंगे, उसको 30,000 के डिडक्शन। यस सर। फर्स्ट करी, सर थर्ड करी, तीनों कंपलसरी अगर यस यस यस, ऑल दी थ्री कंडीशन, कंपलसरी। यस यस, कंपल्सरी टू सेटिस्फाई, मस्ट बी सेटिस्फाइड। अच्छा, क्वेश्चन में इनकेस मान लो कोई भी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हो, तो फिर आप क्या करोगे? जब क्वेश्चन में किसी भी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट आप ये मान लेना कि वो उसने फुलफिल करी है। ये अच्छा। बात समझ में? हाँ, मान लीजिए उसने लिया, उसने लोन लिया, लोन लेकर उसने घर को कंस्ट्रक्ट करवा लिया, और लोन लिया उसने 2002 में और घर बनके उसका रेडी हो गया, तो आपको ये तो पता पड़ गया कि 2002 में लोन लिया तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, घर बनाने के लिए लोन लिया तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो यस गई। सर। पर ये कंडीशन तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी कि घर बनकर कितने साल में कंप्लीट हुआ, कितने साल में कंप्लीट हुआ, तो फिर वो नहीं करेंगे। तो नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आप मान लेना कि भाई वो 5 साल के अंदर ही कंप्लीट हुआ है, अच्छा। ये आपको मानना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब क्वेश्चन में अच्छा, कोई ट्विस्ट होता है तो कंडीशन हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि उसने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। और करनी जैसे कल बाकी वाला तो अपन ने अज्यूम ही करनी है। कल याद है, कल अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें आपके सर ने कुछ और करवाया और अपन कुछ और कर रहे थे, हाँ हाँ। तो मैंने कहा यस था कि सर। हमेशा क्लाइंट के फेवर में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके। तो सिमिलरली इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, जब आपको कोई एक कंडीशन के बारे में पता हो तो ये मानकर चलना कि दो कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके सर। क्लियर है? जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। अब इसमें तो आपको कुछ नहीं ओके सर। पूछना होगा। नो सर, क्लियर। ओके, डन। सो नाउ, अभी ये अपन ने कौन सा केस पढ़ा? ये अपन ने पढ़ा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट रिलेवेंट प्रीवियस प्रीवियस ईयर। ईयर का मतलब है कि हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 2002 2023 है, 2022-23। इस पर्टिकुलर ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट पे करा, वो उसने लेट आउट प्रॉपर्टी पे करा या उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर पे करा। अच्छा, पे करा या नहीं करा मैटर नहीं करता है, ड्यू बेसिस पे भी ये डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, सो एलओपी पर जितना भी इंटरेस्ट होगा 100% डिडक्शन इज अलाउड। एसओपी में डिडक्शन अलाउड है, पर उसके लिए कंडीशन क्लियर होना जरूरी है। आप मैक्सिमम 2 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हो या मैक्सिमम 30,000 की डिडक्शन लोगे। 2 लाख की डिडक्शन के लिए स्टार्टिंग की 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, और इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर हम नीचे की 30,000 रुपीज की उसको डिडक्शन देंगे और उससे ज्यादा की डिडक्शन नहीं देंगे। WEL का मतलब है जितना इंटरेस्ट है या 30,000। WEL का मतलब है जितना इंटरेस्ट बना और 2 लाख, इन दोनों में से जो कम होगा उसकी हम डिडक्शन देंगे। तो WEL का मतलब है विच एवर इज लोअर। सो दिस कंप्लीट्स योर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर डिडक्शन। अब अपन बात कर रहे हैं कौन से ईयर की? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पर जब हमारा घर बन रहा था, व्हेन द हाउस इज अंडर द कंस्ट्रक्शन पीरियड, इट इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन। यू कैन मेंशन when the house is under the construction period, it is called pre construction period. तो कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पे कितना इंटरेस्ट उसने पे करा वो हमको यहाँ पर मेंशन करना है। अब अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, तो उससे आपको समझ में आएगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कैसे कैलकुलेट। तो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। सपोज करिए कि लोन डेट, लोन की जो डेट है वो है 1/7/2016। लोन की डेट है 1/7/2016, और आपने अपना घर जिस दिन से लोन लिया उस दिन से घर बनाना स्टार्ट कर। जब आपका घर बनकर कंप्लीट हुआ, तो घर बनकर कंप्लीट हुआ 31 अक्टूबर 2020,
2021 ये घर बनकर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो ऐसे केस में आपको ये पता है कि लोन आपने कब लिया, घर कब से बनना चालू हुआ और घर कंप्लीट कब हुआ, आपको दोनों डेट पता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग डेट एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट। सो पहले अपन इस डेट को, अपन ये नहीं मान सकते कि ये जो पूरा पीरियड है ये कंस्ट्रक्शन पीरियड है। अब इस कंस्ट्रक्शन पीरियड को कैसे निकाल सकते हैं हम इस अंदर, इसके अंदर से, वो आप समझो। 1/7/2016 पहला साल, 1/7/2016 खत्म कब होगा ये वाला साल, ये साल खत्म होगा 31/3/2018 को, एक साल खत्म होगा। फिर उसके बाद 1/4/2018 से ये साल कब खत्म होगा, 31/3/2019 को खत्म होगा। थर्ड 1/4/2019 से ये पीरियड खत्म होगा हमारा, ये खत्म होगा 31 मार्च 2020। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 1/4/2020 और से कब तक चलेगा, 31/3/2021। ठीक है, एंड दी लास्ट, मैं ऊपर का हटा दूं क्या ये वाला, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। यस सर, हटा दीजिए। हाँ तो ये हटा देता हूँ। उसके बाद अब अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगला वाला। तो यहाँ पर आता है 1/4/2021 से लेकर, अब यहाँ पर मैं डेट लिखूंगा 31/10/2021। क्यों, क्योंकि हमारा जो घर है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो चुका है। नाउ प्रॉब्लम सबसे पहली क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना मानते हैं। सो इनकम टैक्स में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा उस डेट से जिस डेट से आपने लोन लेकर कंस्ट्रक्शन करना चालू करा, बट खत्म ये वहां पर नहीं होगा जहां पर इसकी खत्म होने की डेट दे रखी है। सो खत्म होने की डेट नॉर्मली हमको 31 अक्टूबर 2021 दे रखी है, बट हम वहां तक नहीं लेंगे, उसके एक साल पहले वाला लेंगे। एक साल पहले का मतलब फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स नहीं लेंगे, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, जो ऊपर के मंथ्स निकल रहे हैं वो मंथ्स हम काउंट नहीं करेंगे, ये वाले मंथ्स काउंट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ यहां तक उसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एज्यूम करेंगे। क्या मेरी बात आपको क्लियर है। अक्टूबर में घर खत्म बनकर कंप्लीट हुआ हो, नवंबर में हुआ, दिसंबर में हुआ हो, जनवरी में हुआ हो, कभी भी घर बनकर कंप्लीट हुआ हो, हमेशा आप एक साल पहले का कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीशन मानेंगे। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम अक्टूबर में नहीं जाएंगे, हम लोग मार्च में ही प्री तो सर ये तो कंस्ट्रक्शन। 31 10 अक्टूबर को खत्म हुआ और साल तो अपना 3 को ही खत्म हो जाता है। तो आप देखो ना, ये ऊपर के जो मंथ्स बन रहे हाँ। हैं ये फ्रैक्शन मंथ्स हैं, ये फ्रैक्शन है। कितने महीने ऊपर जा रहा है ये 9 महीने ऊपर जा रहा है, 10 महीने नहीं सॉरी, अप्रैल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो नीचे वाला जो मंथ है वो 7 महीने का है, ये मार्च 7 मंथ। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 महीने है। अरे 10 कैसे हुए, 7। अप्रैल से काउंट करो ना, मार्च तक तो ऊपर वाला ईयर है। हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ हाँ हाँ, 7 महीने, सॉरी। कहाँ हो स्नेहा, हाँ, इसमें और 7 महीने है। आप मेरी बात समझ गए ना। तो ये जो ऊपर के हाँ फ्रैक्शन मंथ हाँ। से इनको मत लेना, अच्छा। समझ गए आप। तो नहीं लेंगे तो यस क्या सर। करना है, फिर इसको अपन लोग प्री नहीं मानेंगे, ये वाला जो पीरियड है ये हमारा पोस्ट हो जाएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्योंकि उसमें फिर और भी आगे के मंथ्स भी ऐड हो जाएंगे वो इसलिए। आगे के हो जाएंगे, पर हम क्या करेंगे, इसके बाद, इसके बाद हम पोस्ट बना लेंगे और इसके पहले वाला प्री हो जाएगा। तो ये कितने महीने हो गए, अब जुलाई से लिया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसके कितने महीने हो गए, ये हो गए 9 मंथ्स, ये 9 मंथ्स हो गए। और सर 2016-17। हाँ तो 16 17, अच्छा, सॉरी सॉरी, मेरी मिस्टेक, ये 7
7 से 7 और ये 18, फिर ये 18 to 19। 19। हाँ ठीक है, इसको 19 to 20, ठीक है। और ऐसे एक पीरियड यस और आ यस। जाए, ये, और ये आ जाएगा 20 to 21। रजत, मैं तेरे को 15 मिनट बाद बात करता हूँ क्लास में। सो ओवरऑल आप देखोगे तो हमको पता पड़ रहा है कि भाई अब इस मार्च के ऊपर जो बन रहा है वो पोस्ट कहलाएगा, और इस मार्च के नीचे जो है वो प्री कहलाएगा। कितना क्लियर है इसने? यस सर, क्लियर। नाउ व्हाट टू डू विद दिस। अब अपने को करना क्या है, अपन सबसे पहले, अच्छा मैंने कुछ चीजें जो अभी तक इसमें एज्यूम नहीं करी। पहला, लोन लिया तो सही, पर लिया कितने का। तो अपन ने मान लिया कि जो लोन का अमाउंट है, लोन अमाउंट है ₹10 लाख। लोन अमाउंट ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का लोन है। अगली अगली नेक्स्ट चीज अपने पास क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट होना चाहिए भाई इंटरेस्ट कितना। सो इंटरेस्ट रेट हमारा है 10%। कोई भी परसेंटेज हो सकता है, पर अपन ने 10% एज्यूम कर लिया। ये डेटा अपना पूरा हाइपोथेटिकल डेटा है। और अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना। तो सबसे पहले हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पता कर लिया कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है। तो अब आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में पता करो कि टोटल मंथ्स कितने बन रहे हैं। सो टोटल मंथ्स आपको पता पड़ जाएंगे कि आपके टोटल मंथ्स इसके अंदर बनेंगे अप्रोक्सीमेटली, ऊपर से लेकर नीचे तक का टोटल करेंगे तो 12 4 48 हो जाएगा। और 48 + 9 इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 57 मंथ्स का टोटल इसने इंटरेस्ट पे करा होगा। क्योंकि इंटरेस्ट हर साल का, हर महीने का कैलकुलेट हो रहा होगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा होगा वो इसका इतने महीने का है, 57 मंथ्स का टोटल इंटरेस्ट होगा। हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि अभी तो अपन ने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाला है। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर टोटल लोन कितना, उसके ऊपर टोटल लोन है 10 लाख रुपीज का। टोटल लोन है 10 लाख रुपीज का। एक साल का कितना परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो एक साल का 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ये 12 महीने का कैलकुलेशन, मतलब 10% पूरे एक साल का कैलकुलेशन है। मल्टीप्लाई बाय, हमको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चाहिए, 57 मंथ का इंटरेस्ट चाहिए, डिवाइडेड बाय 57। 12। 12। 12, क्योंकि ये जो 10% है ये 12 महीने का है। हमको पूरे 57 मंथ्स का कैलकुलेशन चाहिए। सो यू कैन गेट दी आंसर। अब इसका आंसर अपन लोग एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। पहला तो 1 लाख रुपीज का एक साल का इंटरेस्ट है, मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट, तो 1 लाख आ गया। फिर डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय 57 डिवाइडेड बाय 12। सो आंसर इज 4,75,000 का इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है। फोर लैख सेवेंटी फाइव यस सर, थाउजेंड का इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट आ रहा प्री है। कंस्ट्रक्शन पीरियड का। सो इस 4,75,000 का अपने को करना क्या है, इस 4,75,000 का रूल ये है कि जितना भी इंटरेस्ट जो इनकम टैक्स ने डिसाइड करा है, रूल वो आपको मैं बता रहा हूं कि जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकलेगा, उस इंटरेस्ट को अपन लोग डिवाइड करेंगे 5 से। हमेशा 5 से करेंगे। कोई भी लॉजिक मत लगाना 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, 6 से करना है, ऐसा नहीं है। बस इनकम ये टैक्स फैक्ट डेटा है। हमेशा ये फैक्चुअल डेटा है कि हमेशा ये 5 से डिवाइड होगा। जब ये 5 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 4,75,000 डिवाइडेड बाय 5, इट विल गिव यू द आंसर 95,000 रुपीज। मतलब 95,000 की डिडक्शन उसको हर साल देना है। हर साल का मतलब है अगले 5 साल तक। 5 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि इनकम टैक्स ये बोल रहा है कि 4,75,000 जो है वो एक बार का नहीं है। ये जितने भी साल का इंटरेस्ट है, बट इस इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक दी जाएगी। नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। नेक्स्ट 5 ईयर मतलब कौन से 5 ईयर्स नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट 5 ईयर्स वहां से स्टार्ट होंगे जहां से इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हुआ। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब खत्म हुआ, 1/4/2020 से लेकर 21 तक इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो गया था।
तो इसका मतलब इसके बाद के जो पीरियड होंगे वो पीरियड कहलाएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया 21-22, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया 22-23, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया इसका 23-24, और फिर उसके बाद हो जाएगा 24-25, और फिर इसके बाद हो जाएगा लास्ट 25-26। मतलब ये हुआ कि इन 5 सालों में, अगले 5 सालों में उस वो कितनी डिडक्शन ले सकता है, वो 95,000 की डिडक्शन लेगा। और कितने सालों तक लेगा, 5 साल तक, जिसमें अगले साल में वो 95,000 माइनस करवाएगा अपनी इनकम में से, फिर 95,000 माइनस करवाएगा अपनी इनकम में से। सिमिलरली वैसे हर बार अपने 95,000 अपनी इनकम में से माइनस कर पाएगा, पर वो तब तक ही माइनस करवाएगा जब तक उसकी 5 इंस्टॉलमेंट खत्म नहीं हो जाती। जिस साल उसकी 5 इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी, उस साल फिर उसके ऊपर ये कैलकुलेशन नहीं बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? सर ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड आगे के 5 साल? क्योंकि ये जो डिडक्शन है 95,000 की, ये 95,000 की हाँ डिडक्शन उसको नेक्स्ट 5 ईयर तक मिलेगी ना। हाँ हाँ, तो तो वो हमारे माइनस होता जाएगा ये पाँच हर साल ये नौ माइनस होगा, हर साल माइनस होगा। नाइन्टी मतलब फाइव आप, थाउजेंड हाँ, अब जैसे मान लीजिए आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने ये वाला हाँ माइनस किया हो, आप ये वाला हाँ। माइनस करो, आपके जूनियर्स ये वाला माइनस करें। इज दैट क्लियर? अच्छा अच्छा। अभी अपने को किससे मतलब है? अपने को तो इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर ईयर में उसको 95,000 की डिडक्शन देंगे। ये तो हम वो वाली डिडक्शन दे रहे हैं जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन है, और वो उसको 95,000 की हमको देना पड़ेगी। प्री पीसीपी का मतलब तो है जो प्री। भी आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करके वो अपना पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का डिडक्शन हो जाएगा। हाँ, मतलब अपनी अपने लिए कैलकुलेशन में काम आएगा ये वाला। हाँ हाँ। इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। इसको नोट डाउन करना है आपको? क्वेश्चन करना पड़ेगा इस पे। हाँ क्वेश्चन, सर, ये वाला तो समझ आ गया। तो इसको नोट डाउन करने के लिए आप इसका फोटो ले लो और आप अपनी कॉपी में लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मेरे कॉपी ख्याल कर से लूंगी बाद आपके में। सर ने आपको पोस्ट और प्री में समझाया है कि नहीं, वो आप चेक कर लेना। पर इसका सर ये कैलकुलेशन, तो बराबर लग नहीं रहा है। नहीं, है सर, है। बट वो इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा है, बस एक एक दो दो लाइन लिखवा रखी है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि भाई अपन को उसको डिडक्शन कितनी देनी है। अपन को पहली डिडक्शन तो उसको ये देनी पड़ेगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। यस सर, ये कराया है। बट वो सीधा क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा है, ऐसे पहले एक्सप्लेन नहीं करा हमको। अच्छा, अभी अब आपको याद हो तो अपन ने स्टार्टिंग में क्या करा था, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसमें 2 पार्ट बताए थे। एक मैंने बताए थे कि उसने आरपीवाई में कितना भरा, आरपीवाई का मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। और दूसरा यस उसने सर। पीसीपी पे कितना इंटरेस्ट पे करा। आप समझ रहे हो? पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो पीरियड। उसके यस सर। ऊपर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, उसके ऊपर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। एक का तो आंसर अपन ने निकाल ठीक दिया कि है। एक का आंसर 95,000 है। अरे अभी आरपीवाई का भी ठीक तो है। इंटरेस्ट बाकी है। आरपीवाई का हाँ। मतलब क्या हुआ कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो लोन तो अभी भी चल रहा होगा ना उसका। वो 10 लाख रुपए का लोन उसने पूरा अभी रीपे तो किया नहीं है, वो लोन तो अभी भी कंटिन्यूइंग है, वो लोन अभी भी गोइंग ऑन है, वो लोन अभी भी बैंक को रीपे करना बाकी है। क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि लोन पूरा रीपे हो चुका है। लोन अमाउंट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो हेंस फॉर द पर्टिकुलर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 22 and 23, the loan is still outstanding. Hence the interest calculation for the 10 lakh rupees multiplied by at the rate of 10%, we have to give the deduction of rupees 1 lakh also. सो टोटल उसको कितने की डिडक्शन मिल जाएगी? टोटल डिडक्शन उसको मिलेगी 1,95,000 की। he can claim the deduction
ऑफ रुपीज 1,95,000। आई थिंक शायद ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा कम समझ में आया हो। हाँ हाँ सर, थोड़ा सा नहीं आया। ये पीसीपी तो आ गया और उसकी कंडीशन भी समझ आ गई आरपीवाई की, बट आपने फिर इसमें कैलकुलेशन क्या करी समझ नहीं आया। मैं ये बता रहा हूँ कि जब अपन ने इंटरेस्ट ऑन लोन करा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन में मैंने आपको दो चीजें बताई कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट पे करा और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में उसने कितना इंटरेस्ट पे करा। तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसने जो इंटरेस्ट पे करा वो रिलेवेंट प्रीवियस बस ईयर में लोन उसका चल रहा है ना, लोन अभी भी ऑन गोइंग है, लोन रीपे तो हुआ नहीं है, ठीक मतलब है। लोन अभी भी ड्यू है। तो लोन हाँ। लोन जब ड्यू है तो डेफिनेटली लोन के ऊपर इंटरेस्ट, ये देखो लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 8, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 3 लाख, म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड फॉर द हाउस इज रुपीज 15,000, he took a loan of rupees 3 to 2 lakh for the construction of the house and interest is 20,000 payable for the year 2022 and 2023. Compute the income from house property for the assessment year 23 and 24. नाउ अब यदि आप इसके अंदर लॉजिक लगाओगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि भाई उसकी ऑलरेडी जीएवी दे रखी है। और जब क्वेश्चन में जीएवी दे रखी होती है तो जीएवी तभी आती है जब क्वेश्चन रेंट जब जब हमारा क्वेश्चन घर जो है वो लेट आउट, लेट आउट के केस में ही जीएवी आपको पॉजिटिव मिलेगी, नहीं तो जीएवी आपको कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगी। ठीक है, जीएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जीएवी जैसी कोई चीज नहीं होती, लेट आउट प्रॉपर्टी में होती है। तो मतलब प्रॉपर्टी लेट आउट है, ये क्लियर है। यस सर। ओके, लेट आउट प्रॉपर्टी में हमको सबसे पहले जीएवी दे रखा हुआ है भाई, ऑलरेडी जीएवी। जीएवी 3 लाख रुपीज दे रखा है। ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोग माइनस करते हैं म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स और जब आप म्यूनिसिपैलिटी टैक्स माइनस करोगे तो पंद्रह म्यूनिसिपैलिटी हजार टैक्स पेड है ना, क्वेश्चन में लिखा है म्यूनिसिपैलिटी टैक्स पेड है। अब क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि किसने पे करा, तो आप यही एज्यूम करोगे कि वो ओनर ने पे करा, ये वो ओनर ओनर ने पे करा है। है ना, यही मानोगे आप बाय डिफॉल्ट। 7 इसमें से ये माइनस होगा तो जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 2,85,000। ये क्या कहलाएगा, ये हमारी हो जाएगी एनएवी, इसको हम लोग एनएवी बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से हम लोग देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, क्वेश्चन में कुछ बोलो या ना थर्टी बोलो, परसेंट ऑफ एनएबी। 30% ऑफ एनएवी की स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगी। सो 30% एनएवी, 2,85,000 का 30% आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये हो एट्टी जाए 85,500। तो 85,500 ये भी इसमें से माइनस हो जाएगा। जब ये इसमें से माइनस यस हो सर। जाएगा तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, अभी तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन देना है। अब अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन लेट आउट प्रॉपर्टी है या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ये मैटर करता है। तो जब क्वेश्चन में जीएवी यस सर। तो ये प्रॉपर्टी लेट आउट है, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में 100% डिडक्शन अलाउड है। सो 100% डिडक्शन इंटरेस्ट का अलाउड है, तो इंटरेस्ट टोटल कितना 20,000, तो वो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। लोन अमाउंट का कभी भी डिडक्शन मत दे देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम हमेशा इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन देते हैं, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ हम उसकी डिडक्शन दे रहे हैं, ना कि इंटरेस्ट लोन की डिडक्शन दे रहे हैं। सो जो तो डिफरेंस इंटरेस्ट आएगा, 20,000 पूरा डिडक्ट हो जाएगा। यस 100% एज पर दी रूल जो मैंने आपको बताया। सो फाइनली जो आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 2,85,000 में से 85,000 जाएगा तो 2 लाख बचेगा, 2 लाख में से 20 जाएगा तो 1,80,000, 1,79,500 आंसर। ओके सर। क्लियर है? यस सर। सो दिस इज द केस। आपके सर का आंसर इतना ही आ रहा था क्या, उन्होंने सॉल्व करवाया था? तो ये वाला मैंने करा नहीं है शायद। ठीक है, तो ये सर प्रॉब्लम, ओरली करा दिया था ये शायद। ये प्रॉब्लम नंबर 8 का सॉल्यूशन है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट यस इफ सर। यू वांट। यस सर।
डन? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम नंबर 9। आप एक बार उसको और पढ़ लीजिए, फिर अपन लोग इसके बाद की क्वेश्चंस अपन लोग कल करेंगे। मिस्टर एक्स टेक्स अ लोन ऑफ ₹40,000 at 15% per annum for construction of a house on July 1, 2018. The construction of house is completed on January 2023 and let out from 1/2/2023. Assuming the GAV of the house is ₹1 lakh, municipality tax is ₹10,000, and no repayment of loan is still made. मतलब अभी भी उसके ऊपर लोन ऑनगोइंग है। आपको पता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और दे रखा है। सो आपको इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चालू होगा 1/7/2018 से। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। 1 जुलाई, हाँ 2018 से 2019 तक 2023 तक चलेगा। फिर 2021, फिर 21 हाँ 22। अब देखो 22 बस। अब मैं यदि 22 23 लिया तो ये 23 का मार्च तक चला जाएगा, और ये जनवरी में जाकर घर बनकर उसका कंप्लीट हो रहा है। सो इसीलिए आप ये वाला पीरियड को इग्नोर कर दोगे। ये वाला है, ये पोस्ट पोस्ट है, कंस्ट्रक्शन। ये पोस्ट में चला जाएगा। ठीक है। बाकी ये प्री है, ये प्री है ना, और ये वाला भी प्री है। 12 तो ये कितने मंथ्स हो गए? ये मंथ्स कैलकुलेट करो। ये मंथ्स हो जाएंगे 1 सेकेंड। जुलाई अप्रैल मई जून, 9 मंथ्स ये हो गए। 36 9, ये 12 मंथ्स हो जाएंगे। 45 45। ये 12 हो जाएंगे और ये 12 हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं आएंगे। पोस्ट तो इग्नोर होगा ना सर? हाँ, पोस्ट इग्नोर होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 45 45। 45 मंथ्स हो जाएंगे। अब ये जो 45 मंथ्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो लोन कितने का लिया? 40,000 का। 40,000 के ऊपर 15% का लोन, तो 15% का लोन ले लिया आपने। इनटू कितने? 10 बाय, नहीं 10 नहीं, 45/12 कैलकुलेट करो। 12। आपके पास कैलकुलेटर है? यस सर, कर रही हूँ मैं। 22,500। तो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 22,500। ये क्लियर है? 22,500 डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करते हैं हमेशा अपन लोग? डिवाइडेड बाय 5 सर। 5। हमेशा डिवाइडेड बाय 5 करना। 4,500। तो हमको उसको डिडक्शन कितने की देनी है? 4,500 की पीसीपी की तो डिडक्शन 4,500। देनी है। कितना क्लियर है? यस पीसीपी सर। की डिडक्शन तो सर इतनी। हाँ, ठीक है। अभी ठीक है तो सर। इतनी डिडक्शन जाएगी, अभी और भी डिडक्शन जाएगी, पर अभी इतना आपको पता होना चाहिए कि इतना आपको क्लियर है या नहीं। यस सर, इतना क्लियर है। ठीक है, अभी मैं क्या कर सर रहा हूँ? जब भी ये ईयर्स दे रखे हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस कंप्लीटेड ऑन दिस, तो इसमें प्री कंस्ट्रक्शन का ही लगेगा। हाँ, ये प्री और कंस्ट्रक्शन पीरियड का होगा। रेलेवेंट रिलेवेंट रेलेवेंट टू प्रीवियस ईयर का तो प्रीवियस ईयर देखो अभी कब वो भी लगेगा? लगेगा। उसमें उसने लोन को रीपे तो अच्छा। किया नहीं है। हाँ तो जब लोन रीपे नहीं किया तो मतलब लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। तो लोन आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग लोन पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है। हाँ तो अभी अपन देखो, जैसे ऊपर मैं ये प्रॉब्लम 8 हटाकर इसको प्रॉब्लम 9 कर देता हूँ। अभी ये जो जीएवी है, ये जीएवी इस क्वेश्चन में जीएवी कितनी दे रखी है आपको? 1 लाख। तो मैंने 1 लाख। 1 लाख। म्यूनिसिपैलिटी टैक्स 10,000। 10,000। अभी ये वाला जो अमाउंट हो जाएगा ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, फिर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हो जाएगी 27,000, 30%। है ना? ओके, अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के दो पार्ट। पहला पार्ट रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितना इंटरेस्ट, और दूसरा पार्ट पीसीपी का इंटरेस्ट कितना। तो पीसीपी का तो इंटरेस्ट आ गया 9,500, 9,000। है ना? नहीं अब 9,000 नहीं, सॉरी 4,500।
4,500। हाँ, हाँ बट अभी भी वो लोन चल रहा है ना, लोन आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो आउटस्टैंडिंग लोन है अभी भी, उसके ऊपर 40,000 का, 40,000 का 15% आप कैलकुलेट करो, तो मतलब अभी भी उसको 6,000 रुपए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के दिए, और 4,500 पुरानी इंस्टॉलमेंट जो उसकी आ रही है डिडक्शन की, वो ओवरऑल उसका आंसर आपको पता पड़ जाएगा कि आंसर कितना। इंटरेस्ट ऑन लोन ही दोनों ऐड होके माइनस हो जाएगा ना? हाँ, दोनों ऐड होके माइनस हो जाएगा, या आप, हाँ दोनों ऐड होके माइनस हो, 10,500। हाँ 10,500 इसमें से माइनस हो जाएगा। नहीं, इन टोटल, इसके टोटल में से। ठीक है, तो वो अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा हाँ बस। हाँ, अच्छा। करा था ये सर ने क्वेश्चन। हाँ सर, क्लियर है ये। यही होगा इसका आंसर मेरे ख्याल से। कितना आ रहा है आंसर? 52,500। चेक कर लो, आ रहा है क्या इसमें? अपना भी इतना आ रहा है, मतलब ये आप सर का बता रहे हो कि अपना बता रहे सर इतना ही आ रहा है, 9,000। 90,000 में से माइनस करेंगे 27,000, फिर इसमें से माइनस कर देंगे 10,500। सर 52,500 ही आ रहा है। हो? बस ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म। डन। अच्छा ठीक है सर, हाँ आ गया समझ में। पक्का? बस ये तो थोड़ा इशू कंफ्यूजिंग, ये थोड़ा इंटरेस्ट कंफ्यूजन है, वाला पर थोड़ा। ये